वेलकम टू करियर वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आदर्श गिरी आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। ठीक है, प्रॉपर क्लास हो रही है आपकी, रीजनिंग चल रहा है डेली बाय डेली, तो जुड़िए। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स उष्मा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे जो पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या सेल्सियस? तो जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है वो है सेल्सियस, ये तापमान का है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला, निम्न में से किस तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं? किस तापमापी को पायरोमीटर कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत तापमापी को, ऑप्शन बी विकिरण तापमापी को, ऑप्शन सी तापमापी को, ऑप्शन डी द्रव्य तापमापी को। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा विकिरण तापमापी, इसको पायरोमीटर कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ पर दाब बढ़ाया जाए तो बर्फ के गलनांक में क्या परिवर्तन होगा? जो उसका गलनांक है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी बर्फ पे दाब बढ़ाया जाएगा तो उसका गलनांक घट जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। कोई ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाए तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस सीधे आपका गैस में बदल रहा है, ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या बहुलीकरण। तो जब भी ठोस आपका गैस में बदलता है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, अगर गैस ठोस में बदल जाए तो उसको कहते हैं हम लोग जमाव। ठीक, दोनों बातें क्लियर हैं? आगे बढ़िए। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो जो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका वो होगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान होता है वो नापा जाता है विकिरण पायरोमीटर से। आगे बढ़िए। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? जो सूरज की किरणें आती हैं उनमें से कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? पहला पराबैंगनी किरण, दूसरा अवरक्त किरण, तीसरा कास्मिक किरण, चौथा प्रकाशीय किरण। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका वो है अवरक्त किरण, ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सूर्य की सतह का तापमान होता है, क्या होता है? 600 केल्विन होता है या 2000 केल्विन होता है या 6000 केल्विन होता है या 7000 केल्विन होता है? तो जो सूर्य की सतह का तापमान होता है वो होता है 6000 केल्विन। यहाँ पे सही आंसर है आपका सी, और केल्विन ही तापमान की इकाई है, ये बात भी साथ साथ याद रखिएगा। आगे बढ़िए। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है? आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के किस नियम से मिलती है? शून्यांक नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम? तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऊष्मागति का प्रथम नियम, उसमें हमने आंतरिक ऊर्जा की बात की थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम नियम में मिलता है आपका आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? गांव में अभी भी मिट्टी के घड़े यूज होते हैं और उसका पानी फ्रिज की तरह ठंडा होता है, उतना नहीं लेकिन ठंडा होता है काफ़ी। तो किस क्रिया के कारण होता है? द्रवण के कारण होता है या वाष्पीकरण के कारण होता है या ऊर्ध्वपातन के कारण होता है या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है आपका वो है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी।
जो मिट्टी का घड़ा होता है उसका पानी ठंडा होता है, कारण ये है कि वाष्पीकरण होता है। मिट्टी के घड़े में देखिएगा बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्र से पानी रिसते रहते हैं, पानी का रिसाव होता रहता है। ठीक है, तो जो पानी का रिसाव होता है इसी की वजह से, और इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण, और इसी क्रिया की वजह से जल ठंडा रहता है उसके अंदर का। चांदी की ऊष्मीय चालकता, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है। क्या होती है? एसएससी के पेपर में और रेलवे के पेपर में सेम ऐसे ही पूछा था। कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से क्या होती है। तो चांदी का पूछ रहा, तांबे की कंपैरिजन में। तो चांदी का क्या होता है? अधिक होता है। चांदी महंगा होता है इसीलिए लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट चांदी का अच्छा होता है। ऑप्शन भी सही है। आगे देखिए, आदर्श सुचालक, एक आदर्श सुचालक की जो ऊष्मीय प्रतिरोध है क्या है? जो थर्मल रेजिस्टेंस है आइडियल कंडक्टर का वो क्या है? 1 होगा या 10 होगा या अनंत होगा या 0 होगा? तो जो आदर्श सुचालक का ऊष्मीय प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, गर्मी, गर्मी को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। हस्तांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? गर्मी किससे बहुत जल्दी बढ़ती है? ठीक है, जो संवहन मैंने पढ़ा था, चालन मैंने बताया था, विकिरण मैंने बताया था, अपतन मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग दीजिए। संवहन में आप लोगों को पता है किस में होता है, चालन में आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्या होता है, विकिरण भी मैंने बताया है आप लोगों को क्या होता है। तो जो गर्मी होती है, जो सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी तक आती है वो आती है विकिरण से, विकिरण विधि से। तो इसी से गर्मी बहुत तेज़ी से फैलती है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे जो गर्मी सबसे तेज़ी से हस्तांतरण होती है वो होती है विकिरण विधि से। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़िए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट। किस तापमान पर? ऑप्शन ए +40 डिग्री, ऑप्शन बी -40 डिग्री, ऑप्शन सी -0 डिग्री, ऑप्शन डी +100 डिग्री। तो आपको थोड़ा सा तो याद होगा ही, जो पिछली वीडियो में बताया गया था आपको कि सेल्सियस जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक जाता है, और जो आपका फ़ारेनहाइट होता है 32 से स्टार्ट होता है। तो ये 0 और 32 का अंतर है, पहली बात। तो ये किस तापमान पर बराबर होंगे? जाहिर सी बात है जब ये नीचे आएगा तभी ये बराबर होगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन काट के निकाल दीजिए आप लोग। कौन सा? 0 से नीचे जाने पे माइनस होगा तो ये प्लस वाला कट जाएगा और ये प्लस वाला कट जाएगा। जो भी आंसर होगा माइनस में होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये -0 डिग्री है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका -40 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी। और जिसको ये नहीं पता है जाके पिछली वीडियो देख ले, उसको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है, या स्टीफन का नियम है, या न्यूटन का शीतलन नियम है, या ऊष्मागतिकी का नियम है? तो जो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, या फिर ये क्वेश्चन बदल दिया जाए, जो अच्छे अवशोषक होते हैं अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ऐसे हो तो यह नियम किसका है? दोनों सेम क्वेश्चन है और ये दोनों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरचॉफ का नियम। लैंग्वेज को उल्टा कर रहे हैं, बाकी नियम को तो उल्टा नहीं कर सकते ना। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। पेपर में पूछा हुआ है, रेलवे एसएससी कई बार पूछा है इस चीज़ को, रट्टा लगा लीजिए इस चीज़ का। आगे बढ़िए। वाष्प की गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट क्या है वेपर का? ऑप्शन ए 536 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी
336 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी 542 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन डी 340 कैलोरी पर ग्राम। तो एक बात आपको बता दें कि ये रेलवे में पूछा हुआ है और सेम मैंने बिना किसी चेंज किए ऑप्शन भी नहीं बदला है, और यही चीज़ एसएससी ने भी पूछा एक बार, तो दोनों का मैं अंतर भी बता देता हूँ। जो रेलवे ने पूछा था उसका आंसर 536 कैलोरी पर ग्राम था, सही है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और जो एसएससी ने पूछा था उसमें आंसर ऑप्शन में 536 नहीं था, 540 था, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो वहाँ पे आंसर सही था आपका 540 कैलोरी पर ग्राम। तो याद रखिए 536 से लेके 540 कैलोरी के बीच में जो ऑप्शन मिलेगा आपका वो सही होगा। थोड़ी बहुत वैल्यू जो है वेरी कर जाती हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है कि हम ये पढ़े थे ये नहीं आया ऑप्शन में तो क्या करें। तो दोनों याद रखिएगा आप लोग, अच्छा होगा। आगे बढ़िए। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? ऑप्शन ए 100 सेल्सियस से कम, 100 सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी 100 सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस से, या 100 डिग्री सेल्सियस पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पहाड़ों पर पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है, इसीलिए खाना देर से पकता है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। दूसरा सवाल ये एसएससी ने यही पूछा था, इसी को रेलवे ने बदल दिया, उसने पूछ लिया पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, क्या वजह है? ऑप्शन यही था, तो वहाँ भी आंसर आपका यही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पानी उबलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? न्यूटन का शीतलन नियम यह है कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होने लगती है ठंडे होने की दर कम होती जाती है। हमने एक क्वेश्चन रखा है आखिरी में, उससे आपको न्यूटन का शीतलन नियम बहुत अच्छे से समझा दूंगा, पर यहाँ पे आप इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है ऑप्शन चूज करिए। पहला, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, यही है न्यूटन का शीतलन नियम, तभी लागू होगा। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा होती है। अगर कोई पिछली वीडियो देखा होगा तो जब मैं बोल रहा था, स्टेटमेंट नहीं था वहाँ पे, जब मैं बोल रहा था तो उसको याद होगा कि वो क्या होता है। ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा होता है, ऑप्शन बी ऊष्माधारिता होता है, ऑप्शन सी तुल्यांक होता है, ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा होती है। तो किसी भी पदार्थ का 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में लगी ऊष्मा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, कि एसएससी ने कई बार पूछा है और रेलवे ने तो बहुत पहले कई बार पूछा है, पर जो पिछला पेपर हुआ था एएलपी ग्रुप डी, उसके कई शिफ्ट में सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछा था। तो आगे बढ़िए। गर्म जल 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट से कम, ऑप्शन सी 10 मिनट से अधिक, ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे देखेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ 10 मिनट लगा, यहाँ कितना कम हुआ 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 10 ही मिनट लगेगा। ये ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे, जो सरासर गलत है। अब यहाँ पे लगेगा आपका न्यूटन का शीतलन नियम, जो हमने पीछे बताया न्यूटन का शीतलन नियम। अगर कोई चीज़ वस्तु ठंडी हो रही है, ये 70 से 60 हुआ 10 मिनट में, तो 60 से 50 होगा
10 मिनट से ज़्यादा टाइम में। कैसे? हमने बताया न्यूटन का शीतलन नियम कि वस्तु ज्यों-ज्यों ठंडा होने लगती है, पदार्थ ज्यों-ज्यों ठंडा होने लगती है, वैसे-वैसे ठंडे होने की दर कम होती जाती है। जब ये 70 से 60 था तो बहुत जल्दी से ताप जो है हस्तांतरण हो रहा था, ठीक, बाहर निकल रहा था। लेकिन जब 60 से 50 होने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ताप यहाँ कम हो गया है। बात समझ में आ गई? यही है आपका न्यूटन का शीतलन नियम, और ये होगा आपका आंसर यहाँ पे कि 10 मिनट से अधिक टाइम लगेगा। और पेपर में ये 2-3 बार पूछा गया है। आगे, न्यूटन का शीतलन नियम हो गया। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? मतलब कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो सेल्सियस का जो पैमाना है वो 0 से शुरू होता है और फ़ारेनहाइट का 32 से शुरू होता है, यानी कि 0 किसके बराबर होगा? 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे फ़ारेनहाइट लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट भी देंगे कि कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? मान लीजिए वहाँ पे 0 था तो कोई बात नहीं, याद कर लिए। अब 60 पूछ ले, 70 पूछ ले तो कैसे करेंगे? तो सीधा सीधा तरीका याद रखिए, 0 माइनस C माइनस 0 अपॉन में 100 बराबर होता है F माइनस 32 अपॉन में 180 180। C यानी कि सेल्सियस, F यानी कि फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट अगर वैल्यू देगा तो यहाँ रखिएगा, सेल्सियस अगर देगा तो यहाँ रखिएगा। एक मैं रख के दिखा देता हूँ, ये 60 वाला, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। C माइनस 0 बटे में 100 बराबर होता है F माइनस 32 बटे में 180। ठीक, ये एज अ फॉर्मूला आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए। अब देखिए, मैं उस फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा 60, सेल्सियस दिया था 60 माइनस 0 बटे में 100 बराबर होगा F माइनस 32 बटे में 180। तो यहाँ पे 0 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 जब माइनस करेंगे 60 में से 60 ही आएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, कटेगा ना, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, तो अब 18 का गुणा होगा 6 में और 1 का गुणा होगा यहाँ पे। तो 18 का जब गुणा करेंगे 6 से तो 18 छक्के 108 बराबर होगा F माइनस 32 के। अब यहाँ पे माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो F बराबर कितना हो गया? 108 और 32 आपका 140 फ़ारेनहाइट। समझ में आ गया होगा? तो जो यहाँ पे सही आंसर है आपका 140 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं होगी? फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक बार और रिपीट कर दूँ? कर देता हूँ भाई। फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग सबसे पहले, C यानी कि सेल्सियस माइनस 0 अपॉन में 100 बराबर होता है F माइनस 32 बटे में 180। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे अगर सेल्सियस में वैल्यू दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। फ़ारेनहाइट अगर दिया होगा सेल्सियस में पूछेगा तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में सेल्सियस दिया है यानी कि 60 दिया है, 60 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। 60 बटे में 100 बराबर F माइनस 32 बटे में 180 कर लीजिए, आपका निकल के आएगा 140। ये बढ़िए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 सेल्सियस पर, या 4 डिग्री सेल्सियस पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर, या 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और पानी का आयतन कब कम होता है? सबसे कम, न्यूनतम कब होता है?
न्यूनतम, तो भी आपका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एसएससी का या रेलवे का कोई भी पेपर उठा के देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, तो दोनों याद रख लीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपका हिट टॉपिक करा चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, अगला आपका लाइट आ जाएगा, ऑप्टिक्स का टॉपिक। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बैठ के पढ़ते रहें। चलिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।